ओके, तो मान लिया ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि इसमें ना n वेरिएबल एक्चुअल में x1 x2 xn। ऐसे ही कोई दूसरी इक्वेशन है a21 x1 a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2। बीच में वो भी हैं a23 x3 a24 x4, ये सारे सम करके n तक। अगर n 3 ही है तो ये इनके जैसी बन जाएगी जो इन्होंने गिवन। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे ही a31 है a31 x1 a32 x2 सो ऑन a3n xn इज इक्वल टू b3 सो ऑन। n इक्वेशन है, मान लिया ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये nth इक्वेशन है an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस सो ऑन ann xn इज इक्वल टू pn। ये हमारी nवीं इक्वेशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इन इक्वेशंस को एक्चुअली मैं ना मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? अगर तू ध्यान से देखेगी ना, ये चीज़ एक्चुअली सेम है ये कहने के a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 a2n लिखे तो ये भी लिख दे a31 a32 a3n और सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 an2 ann दिस इज x1 x2 xn x3 भी लिख दिया। ठीक है, xn और इज इक्वल टू b1 b2 b3 भी था और सो ऑन b है। अब यानी कि ये दो चीज़ क्या है इक्वल। एक्चुअल में ये ऊपर वाली ही चीज़ लिखी गई। जब तू ध्यान से देखेगी ना, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होनी है तो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। फिर अब देखिए कितने क्रॉस कितने की है, n क्रॉस n की, ये n क्रॉस 1 की, तो जो मल्टीप्लाई होके आएगी वो क्या आएगी n क्रॉस 1 की। n रो होंगी, कॉलम सिर्फ एक ही होगा। और कॉलम में कैसे एलिमेंट आएंगे, ये इनटू में ये, यानी कि a11 x1 a12 x2 a1n xn, इन सारे का सम नीचे वाली में, फिर ये सम, फिर ये ऐसे ऐसे करके कॉलम बनेगा। यानी कि एग्जैक्टली इस पे अगर मैं मैट्रिक्स लगा दूँ ना, इनकी मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, है ना, और राइट हैंड साइड। फिर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के। यानी कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं ऐसे मैट्रिक्स मेथड में लिखा जा सकता है। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गया ना। हमारे केस में ऐसे ही कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी जाएंगी, उनको हम इसी मेथड में लिखेंगे। अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस ये 2-3 चीज़ें ही बतानी हैं। टाइप्स, पहली टाइप लिख देते हैं कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट एक ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके पास सॉल्यूशन हो, यानी कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent कब?
इट हैज़ वन और मोर सॉल्यूशन। ठीक है, 10वीं में भी आते थे ये, याद हो तो। एक वो 3.6 या कौन सी एक्सरसाइज होती थी, उसमें बताते थे कि चेक करो A1/A2 बराबर है कि B1/B2 के, और फिर अगर वो इक्वल नहीं आते थे तो कहते थे वो कंसिस्टेंट, हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते, याद नहीं आ रहा मुझे। इफ़ इट हैज़ वन और मोर सॉल्यूशन, तो अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हैं तो फिर ये सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। अच्छा, सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है वैसे? सॉल्यूशन की भी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, इफ़ देयर एग्जिस्ट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn, इनकी कोई ना कोई वैल्यू मिल जाए। सपोज इफ देयर एग्जिस्ट x1 x2 xn सच दैट, ये जो सारी है ना, दे सेटिस्फाई ऑल दी इक्वेशन, इफ दे सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशन 1 to n। अगर ऐसे x1 x2 n मिल जाए, जैसे दो वेरिएबल में इक्वेशन नहीं होती, एक्स वाई में दो इक्वेशन हो, तो उनका सॉल्यूशन एक्स वाई कब कहलाते हैं, ऐसे एक्स वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, वही यानी कि सॉल्यूशन का वही मीनिंग है। तो कंसिस्टेंट कब कहलाएगा कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर उसके पास एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हैं तो वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ओके, उसके बाद इनकंसिस्टेंट क्या होता है फिर, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जो सिस्टम कंसिस्टेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन which has no solution, which has no solution। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, कुछ इक्वेशन का सेट जो स्टार्टिंग में जैसे बताई थी। तो अगर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ओके, ये तो हो गई बात डेफिनेशन की। एक्चुअल में एक्सरसाइज में वो क्या करेगा, जस्ट हमसे यही पूछेगा, कुछ इक्वेशंस के सेट दिए होंगे और ये पूछेगा बताओ कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब वो चेक कैसे करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, हाउ टू चेक। अब ये हमारे माइंड में क्वेश्चन है, अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया जाए हमें तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। तो मैं एक थ्योरम लिख रहा हूँ, उससे तुम्हें सारा का सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अच्छा, थ्योरम लिखने से पहले तुम एक बात सोच के देखो, हमारे पास जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनी थी ना, एक्चुअल में ये जो बनी थी, ये इसको मैं क्या सोच सकता हूँ, इसको एज ए मैट्रिक्स ए कंसीडर कर सकता हूँ, इसको एक्स और इसको बी। यानी कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो उसको मैं ऐसे ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लूँ इफ़ ए क्या है, इनवर्टिबल है, इफ़ ए क्या है, इनवर्टिबल है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ ए क्या है, इनवर्टिबल, तो दिस विल इम्प्लाई ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को स्टार नाम दे दिया, सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी, सॉरी ए इनवर्स बी के। अब तो मुझे ये बता, ए इनवर्स ए जो है वो किसके इक्वल होएगा,
किसी मैट्रिक्स की उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? ये कैसे आएगा? इन्वर्स, इसका इन्वर्स का इन्वर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? किसी को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 2 को उसके 2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है आंसर? 2 को 2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है? 1। 1 क्यों आता है? 1 एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी थी, है ना, बता नहीं रखा था। इन्वर्स निकलता ही कैसे? ऐसी मैट्रिक्स होती है इन्वर्स होती क्या है? ए बी मान लिया है, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती तो बी क्या कहलाता है? ए का इन्वर्स। और बी की जगह अगर मैं ए का इन्वर्स ही रख रहा हूँ तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या बनेगा? आइडेंटिटी ही तो बनेगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो दिस इज आई टाइम्स एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स, ठीक है। और मैंने ये बता रखा है आइडेंटिटी ऐसी चीज़ होती है, ऐसी ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसको आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो एलिमेंट वही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी क्या है? एक सोल होके कुछ एक वेक्टर टाइप की, इस टाइप की कोई नंबर आएंगे, मान लिया C1 C2 Cn आ गए, क्योंकि ये तो n क्रॉस n की होनी है, ये n क्रॉस 1 की है, तो सोल होके कोई n क्रॉस 1 की बनेगी। और x क्या था हमारे पास इस केस में? x1 x2 x, ये था हमारा x1 x2। तो x1 की वैल्यू C1 आ गई, x2 की C2, xn की Cn। तो इस प्रकार से हमारे जो इक्वेशन है ना वो क्या आ जाएंगी? x1 x2 की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अगर क्या हो जाए, जस्ट ए का कैसा हो जाए? इन्वर्टिबल हो जाए। लेकिन अगर ए इन्वर्टिबल ही नहीं हुआ, ए इन्वर्टिबल नहीं हुआ तो नेचुरल क्वेश्चन है कि तब क्या होगा? ए अगर इन्वर्टिबल है तो ये काम बात बन जाएगी। और ए इन्वर्टिबल कब होता है तुम्हें पता हो तो? ए का डिटर्मिनेंट जब क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, तभी इन्वर्टिबल होता है। तो अगर ए इन्वर्टिबल नहीं है तो तब क्या होगा, ठीक है। तो अब जी तुमने करना क्या, तुम्हें कुछ इक्वेशंस दी होंगी, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बना लो, ए निकाल लो, एक्स निकाल लो, बी निकाल लो, फिर ए का डिटर्मिनेंट चेक कर लो। अगर ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? नॉन जीरो, तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगी। तो क्या करो? इन्वर्स निकाल दो, राइट हैंड साइड में जो बी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू आएगी ए इन्वर्स बी। उसके बाद एक थ्योरम है एक्चुअली में, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस थ्योरम से पहले तो मैं, जैसे कि ये दे दिया मैंने x + 2y इज इक्वल टू 4 और एक है 2x + 4y इज इक्वल टू 8, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो क्या आएगा? ये 1 2 2 4 और यहाँ पे आएगा x y और 4 और, तो एक्चुअल में ये तो मेरा क्या है? x है, ये मेरा b है, ये मैट्रिक्स मेरी a, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या है? 0 है, a का डिटर्मिनेंट 0 है। लेकिन तुम ध्यान से देखो, क्या ऐसे एक्स वाई बता सकती है क्या कोई? तू ऐसे एक्स वाई जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, कैसे निकाल सकते हैं ऐसे एक्स वाई? एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके निकाल सकते हैं, एक तो तरीका वो है। लेकिन तू थोड़ा सा ध्यान से देखे ना, एक्चुअल में ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो लिखी हुई हैं, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है जस्ट फर्स्ट को, है ना। तो फिर एक्चुअल में 2 अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये भी वही आ जाएगी। यानी कि अब अननोन तो 2 हो गए मेरे पास, वेरिएबल तो 2 हो गए, और इक्वेशन कितनी है? एक ही है। तो फिर कितने सारे सॉल्यूशन आएंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं उस केस में। क्यों? जैसे कि ये x + 2y इज इक्वल टू 4 है, दूसरे वाली भी यही है, x + 2y इज इक्वल टू 4। अब यानी कि एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल 2, तो एक्चुअल में मैं एक की वैल्यू निकाल लूँ, एक की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ, उसके अकॉर्डिंग दूसरे की वैल्यू मुझे मिलती रहेगी, क्योंकि ये एक किस्म से ये हो गया x इज इक्वल टू 4 - 2y। अब ध्यान से देखें, x की कोई भी वैल्यू रख तो y की मिल जाएगी, या y की 0 रख ली तो x की क्या आ गई? 4, y की 1 रख ली तो x की क्या आ गई? 2। यानी कि जैसे जैसे y की रख दी जाएंगे x की मिलती जाएंगे। यानी कि एक बात पता चल गई, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और जितने नंबर ऑफ अननोन, अननोन का मतलब एक्स वाई को मैं बोल रहा हूँ, अगर वो उनसे कम होना
तो फिर उसके पास, उस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आई बात? अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाए नंबर ऑफ अननोन से, तो सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी कि अब एक ऐसा एग्जांपल मिल गया हमें जिसका डिटरमिनेंट तो क्या रहा था? 0, और उसके पास सॉल्यूशन कितने मिल गए इस सिस्टम के पास? इनफाइनाइट मैनी। तो एक्चुअल में ये सिस्टम क्या हो गया फिर? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। ओके, उसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल तुम्हें दूं थोड़ा सा, जैसे कि यानी कि यहाँ से एक चीज़ नोट करने की थी, इफ़ नंबर ऑफ अननोन्स का मीनिंग क्या है? ये एक्स और वाई टाइप के जो वेरिएबल है जो हमें निकालने हैं। इफ़ नंबर ऑफ अननोन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हैं, तो देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे कि इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया था, नंबर ऑफ इक्वेशन तो कितनी थी? 1, लेकिन अननोन कितने थे? 2। तो कितने सॉल्यूशन आए? इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, यानी कि अगर नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हो जाए ना और इक्वेशन कम हो जाए तो उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, वो एक चीज़ और फिर अब दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ इसी टाइप का। मैं पहले इक्वेशन ही लिख देता हूँ। x + 2y = 4, 2x + 4y = मैंने 5 लिख दिया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। ये आंसर। क्या इस बार भी इक्वेशन सेम है क्या? ध्यान से देखेगी तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग है ना, डिवाइड करने के बाद अलग आएगा। तो अब इसके पास देखते हैं सॉल्यूशन है कि नहीं। डिटरमिनेंट तो इसका भी 0 है ना, क्योंकि वो सेम ही मैट्रिक्स है 1 2 2 4 x y 4। लेकिन तू जब इसको एक्चुअल में सोल्व करेगी ना, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। अब जैसे फर्स्ट तो यही है x + 2y = 4। सेकंड को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x + 2y = 5/2। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही टाइम पे ऐसे एक्स वाई मिल जाएंगे क्या? x + 2y करने पे 4 भी आए, x + 2y करने पे 5/2 भी आए। ऐसा पॉसिबल है क्या? x और y का सम या तो यही आएगा या फिर यही आएगा। समझ में आ रही बात? या तो यही आएगा या यही आएगा। अगर तुम्हें 10वीं वाला थोड़ा सा याद हो, x 2y = 4 था, ये था, उसमें देखोगे ना तुम 1/2 = है 2/4 के, बट ये इक्वल नहीं है 4/5 के। तुम्हें ज़रूर याद होगा कि A1/B1 अगर इक्वल होता था A2/B2 के और इक्वल नहीं होता था C1/C2 के, तो उसके पास एक्चुअल में क्या होता था? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था। ठीक है, वहाँ पे यही होता था। और अगर ये तीनों इक्वल आ जाते थे, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो क्या होता था? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके पास नो सॉल्यूशन। और अगर पहला ही अनइक्वल आ जाता था, ये वाला A1/A2 = नॉट इक्वल टू आ जाता था B1/B2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन। वहाँ पे बोलते थे एक हल, मैंने बहुत एक से ज़्यादा हल और एक ही हल, और ये इसको क्या बोलते थे? अद्वितीय, पता नहीं इसको, इनफाइनाइट को, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है इनफाइनाइट मैंने, और इसमें कोई हल नहीं और इसमें एक हल। तो समझ में आए? ये एक्चुअल में जो पहले वाला एग्जांपल था ना, तो ध्यान से देखें कि ये इसी का एग्जांपल था। 1/2 = 2/4 भी 1/2 आएगा, 4/8 भी 1/2 आएगा। समझ में आया? तो एक्चुअल में इस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इससे भी हमें पता चला, और वैसे भी मैंने समझा दिया कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और डिटरमिनेंट क्या था इस केस में भी? 0। यानी कि अब ये हो गया, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है ना,
तो सॉल्यूशन हो भी सकते हैं और सॉल्यूशन नहीं भी हो सकते। समझ में आई बात? तो सॉल्यूशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो फिर चेक कैसे करेंगे कि सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे? उसके लिए अब तुम्हें ये थ्योरम याद करनी है। इफ ax इक्वल टू बी, ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, मान लिया, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। अगर जैसे ही मैं इस थ्योरम को लिख दूंगा ना, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं बचेगा। इफ एक्स इज इक्वल टू बी, क्या एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इस थ्योरम का, इफ ए का डेटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब डेटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या है? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी गिव्स सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, गिव्स सॉल्यूशन। तो ये हमें क्या दे देगा? सॉल्यूशन दे देगा। इफ़ अगर डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, और इससे हमें गिव्स यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये वो और अच्छे से लिखो तो मैं क्या सा देगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या है? गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन मिल गया तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। तो दिस विल इम्प्लाई कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। फिर पार्ट 2 आता है। इफ़ अगर ए का डेटर्मिनेंट जीरो आ जाए, ठीक है, ए का डेटर्मिनेंट जीरो आ जाए, तो फिर तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा? आल्सो इफ़ तुम्हें चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना और उसकी मल्टीप्लाई बी से करनी, बी राइट हैंड साइड वाला जो है। अगर ये भी इक्वल टू आ जाता है जीरो के, जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल आ जाता है? जीरो के, तो देन सिस्टम जो होगा वो क्या कहलाएगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके पास क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। थर्ड, इफ़ ए का डिटर्मिनेंट तो जीरो ही है, कोमा, लेकिन ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और इसमें जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे ना, निकालने नहीं है, जस्ट ये बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, नॉन जीरो, तो वो यूनिक होगा और वो सॉल्यूशन ऐसे करके आपको निकालना भी पड़ेगा। तो पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल टू बी बनाना है, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल लेना। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो आसान काम है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है, फिर तुम्हें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के बाद फिर चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो है कि नहीं। जीरो है तो लिख दो कि कंसिस्टेंट और इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिटरमिनेंट जीरो ही है और ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन। एक्सरसाइज पे आ जा, बस हो गया काम। इस थ्योरम का मैं प्रूफ नहीं करा रहा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक्सरसाइज ख़त्म, और कुछ नहीं। तो ये देख, सारे के सारे क्या दे रखे हैं? एग्जामाइन दी कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस 1 to 6। इनमें 1 से 6 तक क्या करना? जस्ट कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले 6 मतलब मैं ये 2 क्रॉस 2 के ही करवा रहा हूँ, क्योंकि 3 क्रॉस 3 वालों में डिटरमिनेंट
डिटर्मिनेंट निकालने में भी टाइम लगेगा, वो तुम खुद कर लेना। जैसे कि ठीक है, ये गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो क्या करो, डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो। इसका क्या आएगा, सॉरी सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे लिख देना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये मान लिया फर्स्ट थी, तो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, 1 2 2 3 y इज इक्वल टू 2 3। तो यहाँ से लेट कर लेना है a इज इक्वल टू 1 2 2 3, x इज इक्वल टू x y और b इज इक्वल टू 2 3। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये क्या बन गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या आएगा डिटर्मिनेंट, ये आएगा 3 - 4 यानी कि -1, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, दिस विल इम्प्लाई सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो आने पे सिस्टम क्या था, कंसिस्टेंट था। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बस यहीं पे ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा था, इसमें जस्ट ये पूछा कि एग्जामाइन करो कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन नेक्स्ट में क्या पूछ रहा, अगर 7वें से हम स्टार्ट करेंगे ना, क्या सोल्व करो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसमें एक्चुअल में सारे के सारे क्या दिए मिलेंगे, कंसिस्टेंट ही मिलेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा और तुम्हें जस्ट सोल्व करना है। तो इसको अगर इसी को मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, 1 बाई ये तो -1, एडजॉइंट तुम जब निकालोगे ना, एक्चुअल में 1 का 3 आना है ना, 2 का ये 2 आना है, लेकिन माइनस का भी आना है और ट्रांसपोज भी होना है एक्चुअल में। तो ये पलट के यहाँ जाना है, तुम लिख लेना 2 2 3, यहाँ पे 1। तो एक्चुअल में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होना, उसका एडजॉइंट निकालना मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ। इन दोनों को तो पलट दो और ये अपनी जगह पे ही रखो, जस्ट क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, और बस ये जो आएगा ना, ये इनवर्स आएगा। तो क्या आया, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1/-1 -1, तो -3 2 2, ये क्या आ गया मेरे पास, ए इनवर्स। तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा मुझे, ए इनवर्स बी से, ए इनवर्स ये -3 2 2 ठीक है, और बी क्या है मेरे पास, 2। तो करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस के 6 और 2 दूनी 4 माइनस के 3, यानी कि 0 और x होता क्या है, x y। तो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ये मेरा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने का यही तरीका है, डिटरमिनेंट निकालो, इनवर्स निकालो, सोल्व कर दो। कोई डाउट, एक्चुअली सारी एक्सरसाइज में यही है, फिर और कुछ है ही नहीं। कोई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक 3 क्रॉस 3 का करवा देता हूँ। चलो 7 से 14 तक में से कर लेते हैं, कोई भी मैं करवा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 टाइप वालों में। जैसे पहली इक्वेशन क्या है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये एक्स वाई जेड वाले ही कॉमन में लिखना है, ऐसे मत लिख लेना वाई प्लस 2x प्लस जेड, ऐसे भी दे रखे हैं तो पलट लो पहले उनको, नहीं तो फिर 2 1 है तो मैट्रिक्स में अलग अलग हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा ये रूल। x माइनस 3/2, ये 3y माइनस 5z
अब एक्चुअल में इसमें x नहीं है तो इसको क्या सोचना है 0 टाइम्स x, ताकि मैट्रिक्स तो पूरी तभी बनेगी ना, तीनों की वैल्यू होंगी। तो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 1 1 माइनस है तो माइनस के 0 तो दिस इज अवर ए, ये वाली जो मैट्रिक्स है, दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर। तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, तुम्हें तो नीचे लिख देना ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया। अब क्या करना, सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम से निकालना आसान होगा, ठीक है। 2 सीध के छूट जाएंगे, ये बचेगा -2 -1 3 -5, और फिर माइनस में आएगा 1 क्योंकि सेकंड वाला माइनस का आता है, सीध के छूट जाएंगे तो 1 3 1 -5 और प्लस 0 के इसमें कुछ भी आए वो 0 ही बन जाना है। तो ये 2 इंटू में माइनस माइनस प्लस के 10 और -3 और -1 वैसे भी आना है, -1 ये -5 माइनस, तो ये 10 और 3 13 दूनी और माइनस के 8 और -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के। तो ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्या निकालना है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट होगा। एक तो ये कंसिस्टेंट होगा ये, और कितने सॉल्यूशन होंगे इसके पास, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आंसर किससे मिलेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब तुम्हारा काम है ए की इनवर्स निकालना और b से मल्टीप्लाई करना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। अगर मैं इनवर्स निकालना चाहूँ भी तो एक्चुअल में ये थोड़ा बड़ा काम होगा, क्योंकि ये इनवर्स निकालने के लिए मुझे 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट के लिए सारे के सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वो तुम खुद कर लोगे, ठीक है, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज निकाल के, और बाद में ये आंसर तुम्हें दे दें, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस में, इवन 15th क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है। ए दे रखा है, फाइंड ए इनवर्स, यूजिंग ए इनवर्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ये सारे काम, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जब ट्राई हो जाएगी ना, मेन एक्चुअल में इसमें यही है, एक बार फिर से अगर मैं रिकॉल कराऊँ ये वाली थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना इक्वेशंस को, फिर डिटरमिनेंट निकालना। अगर नॉन जीरो आए तो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा। अगर जीरो आ जाता है फिर तुम्हें इस पे जाना पड़ेगा, एडजॉइंट और बी की मल्टीप्लाई पे। अगर वो भी जीरो आ गई तो लिख देना बस कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर ये तो जीरो था ही लेकिन ये नॉन जीरो आ जाए तो फिर इनकंसिस्टेंट और कोई सॉल्यूशन नहीं। तो यही एक्सरसाइज थी जस्ट 4.6, ठीक है। बाकी फिर कल कर